नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइंस में आप सभी का स्वागत है। ये भारतीय इतिहास का घटना चक्र का हल प्रश्न पत्र है। तो आधुनिक भारतीय इतिहास में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 1946 में, आज उसका डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेबल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। ठीक है। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा तथा 2 दिसंबर 1946 को इसका गठन हुआ। कब हुआ था? 24 अगस्त को 1946 में। ठीक है। भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई थी। 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हो गया। और प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1946 में बनी भारत की अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। तो राजेंद्र प्रसाद क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री। इस सरकार में रक्षा विभाग जो है वो बलदेव सिंह के पास था, जबकि विदेश विभाग और राष्ट्रमंडल संबंध का विभाग जो था वो जवाहरलाल नेहरू के पास था। ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा वो भी लगा सकते हैं सेंस कि कृषि से ज़्यादा रिलेटेड थे राजेंद्र प्रसाद। बिहार क्षेत्र कृषि में है और राजेंद्र प्रसाद वहीं के थे, तो उससे लगा सकते हैं। खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और विदेश मंत्रालय का इसलिए लगा सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू का विदेश नीति का उसमें ज़्यादा महत्व था, तो इसलिए बलदेव सिंह रक्षा विभाग। और वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में आसिफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया था। ठीक है। आसिफ अली रेल और परिवहन विभाग। वर्ष 1946 में लॉर्ड वेबल के बहुत कहने सुनने पर लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो गई। ठीक है। उसके बाद अक्टूबर 1946 में लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हो गए, जिनमें लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया। ठीक है। किसे बनाया गया वित्त मंत्री? लियाकत अली को। ठीक है। उन्होंने नया बजट प्रस्तुत करते समय उद्योगपतियों और व्यापारियों पर अत्यधिक कर लगाए। ठीक है। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में अबुल कलाम आज़ाद मंत्री नहीं थे। ठीक है। इस सरकार में शामिल होने वाले 12 कांग्रेस मंत्री थे। कौन कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरुणा आसिफ अली। तो जवाहरलाल नेहरू तो विदेश मंत्री थे ही, और राजेंद्र प्रसाद कृषि और खाद्य मंत्री थे। आसिफ अली जो थे वो रेल मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी थे। शरद चंद्र बोस थे। जॉन मथाई थे। सरदार बलदेव सिंह थे। सर सफाद अहमद खां थे। जगजीवन राम थे। सैयद अली जहीर और CH भाभा। हालांकि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थे। ठीक है। लियाकत अली सहित लीग के 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्य सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सर सफाद अहमद खां को हटना पड़ा। बंगाल में एजे फलहुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग के गठबंधन सरकार वर्ष 1946 के चुनाव में सत्ता में आई, किंतु बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ, जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा। इसके प्रधानमंत्री HS सोहरावर्दी थे। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी। कौन सी? सीधी कार्यवाही दिवस। ठीक है। मुस्लिम लीग द्वारा वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की थी। ठीक है। उक्त तिथि को दंगे फैलाना और आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्यवाही में नोआ खाली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा। और इसके बाद गांधी जी भी कोलकाता गए थे उस चीज़ के लिए, इतना ज़्यादा दंगा हो गया था। तो क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं। फर्स्ट है 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेबल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। 24 अगस्त 1946 को नेहरू के नेतृत्व में भारत में पहली
अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। ये 26 अक्टूबर को फिर मंत्री बनाए गए थे। ठीक है, 5 लोगों को शामिल किया गया था मुस्लिम लीग के। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो कब हुआ था? सितंबर 1946 में, 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो सितंबर 1946 में हुआ था। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इनके पास था खाद्य एवं कृषि विभाग। कौन सा? खाद्य एवं कृषि विभाग था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद का। और रक्षा विभाग किसके पास था? बलवंत सिंह के पास था। और विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध जो था वो किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू के पास था। ठीक है, नेक्स्ट है अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? तो आसिफ अली देखते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर, आसिफ अली। वर्ष 1946 के परिवहन रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया था इन्हें। ठीक है, जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली को जो विभाग दिया गया वह था कौन सा? तो वित्त विभाग दिया गया था। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, वर्ष 1946 में लॉर्ड बेवल के बहुत कहने सुनने पर लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो गई। अक्टूबर 1946 में लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हो गए। लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया। उन्होंने नया बजट प्रस्तुत करते समय उद्योगपतियों और व्यापारियों पर अतिरिक्त कर लगाए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन नेहरू के अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? तो लियाकत अली खां थे। सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। कौन नहीं था इसमें? तो इसमें BR अम्बेडकर नहीं थे। बाकी बलदेव सिंह रक्षा विभाग के प्रमुख थे। जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्रालय। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। लीग के अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसिफ अली, डॉक्टर जॉन मथाई, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, गज नफर अली खां, लियाकत अली खां, अब्दुल रव निस्तार, इब्राहिम इस्माइल चुंदरीकर, सी राजगोपालाचार्य एवं डॉक्टर CH भाभा शामिल थे। इसमें विधि मंत्री लीग द्वारा नामित जोगेंद्रनाथ मंडल थे। इसमें लीग के 5 सदस्य कांग्रेस के सदस्य शरद चंद्र बोस, सफात अहमद खां और सैयद अली जहीर के स्थान पर शामिल किए गए। BR अम्बेडकर इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2, 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। लियाकत अली खां 26 अक्टूबर को शामिल हुए थे। ठीक है, और अबुल कलाम आज़ाद तो बाद में हट ही गए थे। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में अबुल कलाम आज़ाद मंत्री नहीं थे। इस सरकार में शामिल होने वाले 12 कांग्रेसी मंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरोड़ा, आसिफ अली, राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जान मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सर सफाद अहमद खान, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर और GS भाभा। हालांकि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थे। लियाकत अली सहित 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेस सदस्यों सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस, सर सफाद अहमद खान को हटाना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो बंगाल में बनाई थी। ठीक है, बंगाल के क्या था? फजलुल हक के नेतृत्व में बनी थी। ठीक है, कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार वर्ष 1946 के चुनाव में सत्ता में आई, किंतु बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा। इसके प्रधानमंत्री HS सोहरावर्दी थे। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? तो 16 अगस्त 1946 की जो डेट थी वो सीधी कार्रवाई दिवस निश्चित की गई थी। वायसराय की अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुत्ता संपन्न पाकिस्तान की स्थापना की मांग की। उक्त तिथि को दंगे फैलाना एवं आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। तो वही चीज़ कि जितना हंगामा करेंगे उसी कारण ब्रिटिश सरकार दबाव में आ गई,
प्रेशराइड होगी तो जल्दी निर्णय लेगी इस चीज़ का कि हाँ देश का विभाजन हो जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक यही है कि भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। तो कैसे हुआ विभाजन और क्या रही, तो नोट से देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। तो कौन थे इस टाइम? एटली थे प्रधानमंत्री, ठीक है। और उनका कार्यकाल जो था वर्ष 1945 से 51 था। इसके पहले चर्चिल थे। इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी, ठीक है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। कब हुई थी ये चीज़? ये देखिए, एटली ने जो थी घोषणा की थी 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में, और क्या की थी कि जून 1948 के पहले ही होगा ये, ठीक है। 20 फरवरी 1947 को घोषणा कि जून 1948 के पहले ही। और उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। एटली ने वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया, जिन्होंने 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण कर शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए पहल शुरू कर दी। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई थी। तथापि उन्हें इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया था कि वे भारत की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं, ताकि ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ भारत से हट सके। माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि भारत का बंटवारा तथा पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। उन्होंने एटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता था। तो क्या था इसको? माउंटबेटन योजना आ गई। माउंटबेटन योजना कब आई थी? 3 जून 1947, ठीक है। इसके अनुरूप क्या था? ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। इसी के तहत किया गया था माउंटबेटन योजना के तहत, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को, कौन सा था? भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा इसके अगले दिन 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित किया गया। तत्पश्चात इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब मिली थी? स्वतंत्रता जो विधेयक था उसको स्वीकृति जो मेन थी वो 18 जुलाई 1947 को मिली थी, ठीक है। इस दिन स्वीकृति मिल गई, तो अब कन्फर्म ही है। 24 मार्च से 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कारों की तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यवहारिक हो चुकी है। तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई, जिसे बाल्कन प्लान का गुप्त नाम दिया। कौन सी थी? जो भारतीय नेताओं के साथ साक्षात्कार हुए थे, तो उसमें एक वैकल्पिक योजना थी। माउंटबेटन तो चल ही रहे थे, उसके बाद एक वैकल्पिक योजना लाई गई, बाल्कन प्लान कहते हैं जिसे, ठीक है। ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए 30 जून 1947 को बाल्कन प्लान क्यों कहा गया? क्योंकि बाल्कन में क्या किया गया था? अलग किया गया था ना, सेपरेट, इसीलिए बाल्कन प्लान इसका गुप्त नाम दिया था इन्होंने कि मैन बंटवारा ही होगा, ठीक है। तो पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए 30 जून 1947 को पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग नाम से 2 आयोग गठित किए गए। सिरिल रेडक्लिफ को इन दोनों ही आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। रेडक्लिफ को इन आयोग का कार्य पंजाब और बंगाल के मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर 2 भागों में बांटने हेतु सीमा निर्धारण करना था। इस कार्य में इन्हें और भी कारकों का ध्यान रखना था। प्रत्येक आयोग में 4 सदस्य थे, ठीक है, जिनमें से 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और 2 मुस्लिम लीग से थे। गांधी जी की प्रथम मुलाकात माउंटबेटन से 31 मार्च 1947 को हुई, ठीक है। गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों सौंप दी जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। सीधी बात थी कि गांधी जी इस पक्ष में थे ही नहीं कि बंटवारा हो। सेकंड, ना सांप्रदायिक दंगे वगैरह ये सब
इनको बढ़ावा मिले, ठीक है। तो इसलिए उनका सुझाव यही था कि जो बागडोर है वो जिन्ना के हाथों में सौंप दी जाए। परंतु गांधी जी का यह सुझाव जो है वो कांग्रेसी नेता और वर्किंग कमेटी को मान्य नहीं था। बंटवारे के विरोध में गांधी जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, और अगर मेरा वश चला तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाज़त नहीं दूंगा, ठीक है। फिर क्या हुआ? 15 जून 1947 को, जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया। कांग्रेस महासमिति ने कब स्वीकृत किया? 15 जून 1947 को इन्होंने भारत के विभाजन का जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार कर लिया कांग्रेस ने। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो कृपलानी थे। इस प्रस्ताव को गोविंद वल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। मतलब प्रस्ताव जो है गोविंद वल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया था भारत विभाजन का, और अध्यक्ष उस टाइम जो थे वो कृपलानी थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसका समर्थन किया। नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिया। कृपलानी के त्याग पत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। वर्ष 1948 में कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बने। वर्ष 1950 में कांग्रेस के नासिक अधिवेशन में पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो 48 में कौन थे? 48 में पट्टाभी सीतारामैया थे, और नासिक अधिवेशन जो हुआ था 50 में, उसमें पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। इसके बाद 51 से 54 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, और प्रधानमंत्री और पार्टी का नेतृत्व एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाने की परंपरा प्रारंभ हो गई। 14 से 15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में कौन था? देखिए, भारत जो विभाजन उसके विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिन्हें सीमांत गादी कहते थे। उन्होंने विपक्ष में मतदान दिया था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने पर राष्ट्रवाद का सांप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में ले लिया, ठीक है। सैफुद्दीन किचलू ने। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू विभाजन के प्रबल विरोधी थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से पृथक कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की नियत दिन से, और जब तक दोनों डोमिनियन की संविधान सभाएं नए संविधान की रचना ना कर लें और उनके अधीन नए विधानमंडल गठित ना हो जाएं, तब तक संविधान सभा को ही अपने डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना था। 14 अगस्त की मध्यरात्रि को भारतीय संघ की संविधान सभा की बैठक हुई। स्वतंत्रता के अवसर पर संविधान सभा के सदस्यों के मध्य जवाहरलाल नेहरू ने प्रभावी भाषण दिया। क्या बोला था उन्होंने? तो वही सवेरा वाला जो उनका वो है पूरा भाषण उन्होंने वो दिया था, नई सुबह वाला। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जनगण मन और इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा श्रीमती सुचित्रा कृपलानी ने गाया था। किसने गाया था? जनगण मन तथा इकबाल ने जो गीत लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये सुचित्रा कृपलानी ने गाया था। पहले अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। वर्ष 1952 से 54 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर फिर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री जो थे वो B.R. अम्बेडकर थे। तो ये तो बड़े फेमस हैं, संविधान इनके बिना हो ही नहीं सकता है। स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। भारतीय राष्ट्रीय नेता 26 जनवरी 1930 में घोषित स्वतंत्रता दिवस का दिन की तिथि को यादगार बनाना चाहते थे। इसी कारण नवंबर 1949 में ही संविधान के तैयार हो जाने के बाद भी इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू करने का निर्णय ले लिया गया। ये 26 जनवरी वही है जो 1930 में
हम घोषित किया गया था स्वतंत्रता दिवस, तो इसलिए फिर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। आर कोपलैंड के शब्दों में लिखा था, भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति, परंतु कोपलैंड महोदय यह कहना भूल गए कि भारतीय राष्ट्रवाद एक अनैच्छिक संतति थी, जिसे इन्होंने जन्म के समय दूध पिलाने से इंकार कर दिया और फिर इसका गला घोटने का प्रयत्न किया। ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर के.एम. पनिक्कर ने कहा था, ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट है, जब भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूके के निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? तो इसमें लेबर पार्टी की सत्ता थी इस टाइम। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उनका कार्यकाल 45 से 51 था और लेबर पार्टी सत्ता में थी। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली थे, बी आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी, तो ये फरवरी 1947 में इन्होंने की थी ये। ठीक है, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। एटली ने बेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया, जिन्होंने 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण कर शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण करने के लिए पहल शुरू कर दी। नेक्स्ट है, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए तो यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ आए थे। ठीक है, 20 फरवरी 1947 को एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष बयान दिया कि जून 1948 तक को उनका भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का इरादा है, परंतु साथ ही यह भी कहा कि यदि तब तक एक संविधान का निर्णय ना लिया गया तो अंग्रेजों का अधिकार होगा कि वे जिसे चाहे उसे शक्ति सौंप दे। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय पद की शपथ दिलाई गई। उनका कार्य भारत से ब्रिटिश शक्ति को समेटना था। इन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई थी। तथापि उन्हें इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया था कि वे भारत की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं, ताकि ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ भारत से हट सके। माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि भारत का बंटवारा और पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। कहते हैं वल्लभ भाई पटेल ने सख्त बोल दिया था कि अब मैं बंटवारा चाहता हूँ, अगर कोई और नहीं चाहता तब भी मैं चाहता हूँ। तो सबका इन्होंने सुना था, उसके बाद इन्होंने निर्णय लिया था कि हाँ ये आवश्यक है। ठीक है, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो ये माउंटबेटन योजना थी, 3 जून। ठीक है, माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का निर्धारित किया। लगभग 2 माह चली वार्ताओं के बाद माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। अतः उन्होंने एटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की। माउंटबेटन योजना आधार बनी तो किस चीज की बनी? सत्ता के हस्तांतरण की और देश के विभाजन की। ठीक है, दोनों ही आ रहा है इसमें। ठीक है, देश का विभाजन और सत्ता का हस्तांतरण, स्वतंत्रता जो थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। तो कब किया गया था? ये जुलाई 1947 में पारित किया गया था। ठीक है, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। यह अधिनियम 14 जुलाई 1947 से प्रभावी हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था तो 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो ये माउंटबेटन योजना थी, 3 जून 1947 की। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो ये 3 जून 1947 को हुई थी, डी आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी, कारण अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध से निर्बल हो चुके थे। तो एक्सप्लेनेशन सही व्याख्या भी है, ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्या था, अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध से निर्बल हो चुके थे। क्रिप्स ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि एक विकल्प यह था कि भारत में भारी दमन चक्र चलाना और भारत में अनेक वर्षों तक ब्रिटिश फौजों को तैनात रखने के लिए तैयार रहना, जिसका कि निश्चय ही इस देश के लोग अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि हमारा पास पहले ही जनशक्ति की कमी है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही, कारण स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभु सत्ता संपन्न शासक ने की थी। तो ए गलत है, परंतु आर सही है, ठीक है, ठीक है। क्या था, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही, तो बिल्कुल नहीं, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति जो थी ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की थी, ठीक है। ब्रिटिश भारत में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया। इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश सरकार की ब्रिटिश भारत की सरकार के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति मूलतः ब्रिटिश शासक द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी, तो 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा, इसके अगले दिन 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित किया गया। तत्पश्चात इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति जो थी वो 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपस्थ था, तो इसका लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का था, ठीक है, ये गुप्त प्लान था एक, ठीक है। और 24 मार्च से 6 मई 1947 की भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कारों की तीव्र श्रृंखला के बीच माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा व्यवहारिक हो चुकी है। तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई, जिसे बाल्कन प्लान का गुप्त नाम दिया गया। नेक्स्ट है, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि उन्हें तब 2 बड़े राष्ट्र सिद्धांत स्वीकार था। जो सांप्रदायिक दंगे थे उनसे वो बचना चाहते थे, ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो वर्ष 1947 में लॉर्ड बेबल के स्थान पर वायसराय नियुक्त हुए, उन्होंने 3 जून 1947 की घोषणा में भारत के बंटवारे की बात की। कांग्रेस देश के विभाजन पर इसलिए सहमत हुई कि वह बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहती थी। और वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, मैंने यह अनुभव किया कि हम भारत का विभाजन नहीं स्वीकार करते तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा और पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। हमें एक नहीं कई पाकिस्तान मिलते हैं। हमारे तो प्रत्येक कार्यालय में ही पाकिस्तान कोष्ठ बना होता, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती है, तो ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। तो सांप्रदायिक दंगों से खतरों से निपटने का एक सही विकल्प ये था, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे क्या करें, वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, ठीक है, जिन्ना को नेतृत्व सौंप दें। गांधी जी ने प्रथम मुलाकात माउंटबेटन से 31 मार्च 1947 को ही। गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों सौंप दी जाए, जिसमें भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। परंतु गांधी जी का यह सुझाव कांग्रेस नेताओं वर्किंग कमेटी को मान नहीं था। बंटवारे के विरोध में गांधी जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, लाश के ऊपर करना पड़ेगा बंटवारा। जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होगा, और अगर मेरा बस चला तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाज़त नहीं दूंगा। रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी, तो भारत पाकिस्तान की भी सीमा को निर्धारण करने के लिए बंगाल साइड और पंजाब साइड के प्रमुख बनाए गए थे, ठीक है।
ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए 30 जून 1947 को पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग नाम से 2 आयोग गठित किए गए। सिरिल रेडक्लिफ को इन दोनों ही आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया। इन आयोगों का कार्य पंजाब और बंगाल के मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर 2 भागों में बांटने हेतु सीमा निर्धारण करना था। इस कार्य में उन्हें और भी कारकों का ध्यान रखना था। प्रत्येक आयोग में 4 सदस्य थे, जिनमें से 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और 2 मुस्लिम लीग से थे। नेक्स्ट है भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो रेडक्लिफ ने की थी, और रेडक्लिफ लाइन भी कहते हैं उसको, रेडक्लिफ रेखा भी कहते हैं, जो भारत पाकिस्तान के बीच में है। तो सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया, जो 88 मिलियन लोगों के बीच 4,50,000 किलोमीटर क्षेत्र को न्यायोचित रूप से विभाजित करने के लिए अधिकृत थे। नेक्स्ट है भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। कैबिनेट मिशन में तो मना कर दिया था कि पाकिस्तान का बंटवारे को अस्वीकार कर दिया गया था ना। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की, जिसमें अन्य बातों के साथ मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया। किंतु मुस्लिम लीग, जिसने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार कर ली थी, 29 जुलाई 1946 को अपनी स्वीकृति वापस ले ली। फलतः भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट है 15 जून 1947 को कांग्रेस ने दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JV कृपलानी थे इसमें अध्यक्ष। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JV कृपलानी थे। इस प्रस्ताव को गोविंद वल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया था। इसका समर्थन मौलाना आज़ाद ने किया, जो पहले विभाजन के विरोधी थे, और सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका समर्थन किया। नवंबर 1947 में कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता त्यागपत्र दे दिया। कृपलानी के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। वर्ष 1948 में कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बने। तो 48 में कौन बना? पहले JV कृपलानी थे 47 में, 48 में पट्टाभी सीतारमैया थे। उसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे वो 1950 में बने। ठीक है, और उसके बाद तो जवाहरलाल नेहरू बने। ठीक है, नेक्स्ट है सन 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये JV कृपलानी ने की थी। ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने प्रस्ताव का समर्थन किया था। वो प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया था? तो ये गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी थे। ठीक है, और वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों ने भी प्रस्ताव समर्थन दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण? तो ये डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने बोला था। ठीक है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू विभाजन के प्रबल विरोधी थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से पृथक कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। नेक्स्ट है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 से 15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान दिया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने दिया था, विपक्ष में मतदान दिया था। ठीक है, 14-15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में सीमांत गांधी के साथ ही डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन इत्यादि ने मतदान दिया। भारत विभाजन का प्रस्ताव गोविंद वल्लभ पंत ने पेश किया और समर्थन अबुल कलाम आज़ाद, नेहरू और पटेल ने दिया था। नेक्स्ट 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? तो संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की थी। तो बी हो जाएगा।
14-15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि को अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की नियत दिन से, और जब तक दोनों डोमिनियन की संविधान सभाएं नए संविधान की रचना ना कर लें और उसके अधीन नए विधानमंडल गठित ना हो जाएं, तब तक संविधान सभा को ही अपने डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना था। 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को भारतीय संघ की संविधान सभा की बैठक हुई। स्वतंत्रता के अवसर पर संविधान सभा के सदस्यों के मध्य जवाहरलाल नेहरू ने प्रभावशाली भाषण दिया। नेक्स्ट है 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा जनगण मन किसने गाया? तो ये सुचेता कृपलानी ने गाया था। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को केंद्रीय असेंबली में गाया था इन्होंने। ठीक है, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति थी, तो जब गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी, और किसकी की थी? जवाहरलाल नेहरू की थी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, और ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी हैं। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने पार्टी भी छोड़ दी थी मतभेद के कारण, और स्वतंत्र पार्टी गठित की थी बाद में। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। भारत का अंतिम वायसराय था, तो कौन था? भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। उन्होंने 24 मार्च 1947 को कार्यभार संभाला और 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की। नेक्स्ट स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे, तो कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। इस भूमिका में उन्होंने संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। नेक्स्ट है बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नांकित में से कौन एक सही क्रम है? राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, बीबी गिरी, जाकिर हुसैन। तो इसमें राजेंद्र प्रसाद डी हो जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद बने थे, फिर राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन तीसरे नंबर पे थे, फिर बीबी गिरी बने थे। ठीक है, मोहम्मद। अच्छा, नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। किसने किया था? तो इसमें किया था नेहरू और पटेल ने। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से नेहरू और पटेल सम्मिलित हुए थे। इसके परिणामस्वरूप लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून को अपनी योजना प्रस्तुत की थी। माउंटबेटन योजना निम्नलिखित में से किस प्रांतों में लोक निर्णयार्थ संतुति की थी? तो ये बलूचिस्तान, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, माउंटबेटन योजना जो 3 जून 1947 को लाई गई थी, उसके अनुसार क्या था? पंजाब बंगाल के प्रांतीय सभाओं की बैठक 2 भागों में होनी थी, एक मुस्लिम बहुसंख्यक भाग और दूसरा शेष प्रांत के प्रतिनिधियों का। प्रांतीय सभाओं के ये दोनों भाग पृथक पृथक बैठकें करके यह निश्चित करेंगे कि प्रांतों का बंटवारा हो या नहीं। यदि किसी एक भाग का साधारण बहुमत बंटवारे के पक्ष में मत देता है तो बंटवारे का प्रबंध किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जनमत संग्रह का प्रावधान था, और सिंध, बलूचिस्तान और असम के मुस्लिम बहुसंख्यक जिले सिलहट में भी जनमत संग्रह का प्रावधान था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस टाइम कौन थे? जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे विभाजन के समय। वे 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। इससे पहले कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे, और उसके बाद जेबी कृपलानी बने थे।
और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष बने। उनके इस्तीफा देने के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। ठीक है, नेक्स्ट है 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो जेबी कृपलानी थे अध्यक्ष। नेक्स्ट है कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इन्होंने ही की थी, जेबी कृपलानी ने। 42 कांग्रेस द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी थे। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ था? तो महात्मा गांधी सम्मिलित नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी सांप्रदायिक दंगों को शांत करा रहे थे। नोवाखेली में जो दंगे हुए थे वहाँ गए हुए थे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि यही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की तिथि की गई थी। जो लाहौर अधिवेशन हुआ था ना, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, उसमें निर्णय किया गया था। तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय किया गया था। तो इसलिए जो लागू किया गया संविधान, वो 26 जनवरी को तिथि निश्चित की गई। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। तो ये किसने कहा था? कॉपलैंड ने कहा था ये। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो ये पणिक्कर ने कहा था। तो ए हो जाएगा इसका आंसर। ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर के.एम. पणिक्कर ने कहा था ब्रिटिश शासन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था जॉर्ज सस्टम। ठीक है, कौन था? जॉर्ज सस्टम था। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उस समय ब्रिटेन का राजा जॉर्ज सस्टम था। जॉर्ज सस्टम को दिसंबर 1936 में ब्रिटेन का सम्राट घोषित किया गया। वह मई 1937 में गद्दी पर बैठा। तो ये हम लोगों का फिनिश हो गया। इसके बाद भारत का संवैधानिक विकास नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।